हर हर महादेव आप सभी को। दोस्तों, आज की कहानी बहुत छोटी है और आज की कहानी जो है हमें दिल्ली से निखिल ने भेजी है। और निखिल ने ये कहा कि भैया मेरी कहानी में ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन जो मैंने अनुभव किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस कहानी को शेयर करिए। तो मैंने कहा भाई ठीक है, जो भी कहानी है छोटी है बड़ी है या उसमें ज्यादा कुछ है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता है। मेरा जो प्रमुख उद्देश्य है वो सही सही घटनाओं को, सच्चे अनुभवों को अपने दर्शकों तक पहुंचाना है। तो जैसी भी कहानी है, छोटी सी है, तो वो जरूर हम शामिल करेंगे अपने वीडियो में, अपने चैनल पर लाएंगे, ताकि हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारा परिवार है, वो इन कहानियों को सुने, समझे और कैसे क्या क्या चीजें होती हैं वो ये जाने। तो आइए चलते हैं कहानी पर, और उससे पहले देखते हैं चैनल का इंट्रो, तो उसके बाद कहानी की शुरुआत करेंगे। तो हर हर महादेव आप सभी को स्वागत है आप सभी का हॉरर कैसल में। मैं हूं विवेक और आप सभी के सामने लेकर आया हूं एक नई कहानी, और ये कहानी है दिल्ली से। दिल्ली से ये कहानी हमें भेजी है निखिल ने, और उन्होंने अपना नाम बताने से यहाँ पर मना किया है, तो मैंने ये बदला हुआ नाम यहाँ पर आपको बताया है, निखिल। तो निखिल बताते हैं कि भैया जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो घर पे जिम्मेदारी का बोझ था मेरे कंधों पर, क्योंकि हम लोग उतने अमीर नहीं थे कि आगे की और कंपटीशन की तैयारी कर सकें या कुछ कर सकें। तो मैंने भी सोचा कि मैं कहीं ना कहीं कोई नौकरी ढूंढता हूं और अपने जो परिवार है उसके भरण पोषण में अपने पिता का सहयोग करता हूं। निखिल के जो पिताजी थे वो एक कंपनी में, यानी कि किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मशीन ऑपरेटर थे और अभी भी हैं। और निखिल जो थे उन्होंने बीएससी किया था और वो आगे भी पढ़ना चाहते थे। ग्रेजुएशन के बाद वो चाहते थे कि कंपटीशन की तैयारी करें और किसी सरकारी पद पर जो है आगे अपना भविष्य देख रहे थे, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से अक्सर लोग अपने सपने पूरे नहीं कर पाते हैं। आप में से भी कई लोग होंगे और उसका एक शिकार मैं भी हूं कि पैसों की तंगी की वजह से हम लोग भी अपने कई सपने छोड़ देते हैं, अपने सपने पूरे नहीं कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं हमें अपने परिवार का जो है हाथ बटाना पड़ता है। तो उसी तरीके से निखिल की भी हालत थी। निखिल के पिता ज्यादा नहीं कमाते थे, वो उतना ही कमा पाते थे कि अपने परिवार का भरण पोषण कर पाए, और जैसे तैसे वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे थे। निखिल के परिवार में कुल 4 सदस्य थे। निखिल, निखिल की बड़ी बहन और निखिल के मम्मी पापा। निखिल की बड़ी बहन शादी के लायक थी और उनकी शादी की बात चल रही थी, तो हर जगह जहां पर भी बात होती तो वहां पर काफी मोटा पैसा मांगा जाता दहेज के रूप में। लेकिन निखिल और उनके परिवार में इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो उतना अरेंज कर पाए। तो कहीं ना कहीं निखिल को अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी, यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते थे वो सपना उन्हें छोड़ना पड़ा और उन्हें नौकरी के लिए इधर उधर हाथ पैर मारने पड़े। पहले तो निखिल के जो पापा थे, जिस कंपनी में काम करते थे, उन्होंने सोचा कि अपनी कंपनी में ही कहीं बातचीत करके निखिल को लगवा देते हैं। लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी निखिल नहीं लग पाए अपने पापा की कंपनी में, और कारण ये था, आप सभी जानते हैं कि ऐसी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वहां पे जुगाड़ से जाते भी हैं लड़के, तो काफी अच्छी जुगाड़ होनी चाहिए, या फिर कंपनी कॉलेज से प्लेसमेंट करती है। तो निखिल को जो नौकरी मिल रही थी वो एक तरीके से लेबर वर्क मिल रहा था कि मटेरियल को इधर से उधर मूव करना, और सैलरी भी ज्यादा नहीं थी। तो निखिल के पापा ने खुद ही निखिल को मना कर दिया कि मेरे यहाँ पे तुम्हारा काम नहीं हो पाएगा। तो निखिल कई जगह कोशिश कर रहा था, हाथ पैर मार रहा था, कई दोस्तों से अपने उसने बातचीत करी कहीं जुगाड़ लग जाए, लेकिन कहीं पर निखिल को वैसा काम नहीं मिल रहा था जैसा वो चाहता था। निखिल को कंप्यूटर चलाना आता था,
तो निखिल सोच रहा था कि उसको कोई कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब मिल जाए, लेकिन आजकल कंप्यूटर चलाने भर से ही नहीं होता है, बल्कि आपके पास कुछ डिग्री डिप्लोमा भी होने चाहिए उससे रिलेटेड। तो जब निखिल को कहीं काम नहीं मिला तो अक्सर निखिल शाम को अपने दोस्तों के साथ बैठता था। तो वहां कुछ लड़के थे जो कॉल सेंटर में काम कर रहे थे, तो उन्होंने निखिल को सलाह दी कि जब तक तुम्हारा कहीं नहीं काम होता है, तुम्हारी इंग्लिश भी अच्छी है, तुम चाहो तो कॉल सेंटर में इंटरव्यू दे दो और कॉल सेंटर में जॉब पकड़ लो। क्योंकि तुम्हें इंग्लिश अच्छी आती है तो फॉरेनर जो कॉलर होते हैं तुम उन्हें अटेंड करोगे, तुम्हारी सैलरी भी ज़्यादा रहेगी। तो निखिल को भी ये सुझाव अच्छा लगा, और शुरुआत में हाथ में कुछ नहीं है तो उससे अच्छा है कि कुछ तो हाथ में आएगा। तो निखिल ने नोएडा में एक कॉल सेंटर में इंटरव्यू दिया। तो जब कॉल सेंटर में इंटरव्यू दिया, निखिल का वहां पे सिलेक्शन हो गया। लेकिन सिलेक्शन के बाद निखिल से ज्वाइनिंग के टाइम एक शर्त रखी गई कि पहले आपका 1 महीने की ट्रेनिंग होगी, और ट्रेनिंग के बाद आपको लगातार 1 महीने नाइट ड्यूटी करनी पड़ेगी। उसके बाद हम आपको शेड्यूल में डालेंगे कि आपकी रोटेशनल शिफ्ट रहेगी, ABC जो भी उनकी शिफ्ट होती हैं 8-8 घंटे की। लेकिन शुरुआत के 1 महीने में आपको ट्रेनिंग के बाद जो C शिफ्ट है, यानी कि रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक की, उसमें आपको आना पड़ेगा। तो निखिल ने कहा ठीक है, और निखिल ने यह भी सोचा कि ये तो बढ़िया है मेरे लिए कि रात में मैं जॉब भी कर लूंगा और दिन में दूसरी नौकरियां भी देखता रहूंगा। तो निखिल ने कहा ठीक है, मैं ज्वाइन करूंगा। और उसके बाद निखिल 1 महीने ट्रेनिंग पे रहा। ट्रेनिंग पीरियड में सब कुछ अच्छा था। निखिल के साथ और भी कई लड़कियों ने ज्वाइन किया था। और आप सभी जानते हैं कि लड़कियों को तो नाइट शिफ्ट में नहीं रखते हैं। तो निखिल को उस ग्रुप में, यानी कि लगभग 30 लोगों का ग्रुप था वो, जो ट्रेनिंग के लिए आया था। और ट्रेनिंग के बाद एक टेस्ट होता है, उसमें जो क्वालिफाई करता है उसी को आगे भेजा जाता है, नहीं तो फिर उसको वापस लेटर देके भेजा जाता है कि भाई आप क्वालिफाइड नहीं हो। तो निखिल के ग्रुप में कुल 30 लोग थे, जिसमें कि 20 लड़कियां थी और 10 लड़के थे। दूसरी बात आप ये भी जानते हैं कि एन कैन प्रकारण लड़कियों को कॉल सेंटर में ज्यादा रखा जाता है। उसकी कई सोची समझी वजह हो सकती हैं। तो जब ट्रेनिंग कंप्लीट हुई और टेस्ट हुआ, तो उसमें से 8 लड़के बाहर निकाल दिए गए, यानी कि 30 में से 8 लड़के बाहर हो गए और लगभग 4 या 5 लड़कियां बाहर निकाल दी गई। यानी कि जो 30 लोगों का ग्रुप था उसमें मात्र अब 18-19 लोग बचे थे, और उसमें 2 लड़के थे, बाकी सारी लड़कियां थी। तो लड़कियों को तो दिन की शिफ्ट दे दी गई, लेकिन जो 2 लड़के बचे थे, यानी कि निखिल और दूसरे का नाम था मोहित, इनको रात की शिफ्ट दी गई, जो कि रात को 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक की थी। लेकिन इसमें एक आराम था कि हर शिफ्ट में लेने के लिए कैब आती थी, छोड़ने के लिए कैब आती थी, सब कुछ व्यवस्थाएं थी। और निखिल की यहाँ पे जो सैलरी लगाई गई वो 20,000 रुपए महीने की सैलरी लगाई गई। अब निखिल के पापा की कंपनी में तो 7-8 हजार रुपए मिल रहे थे। तो निखिल को यहाँ पे अच्छा लगा कि चलो 20,000 से शुरुआत हुई है, और बाकी ट्रेनिंग में बताया गया कि अगर आप आगे अच्छा परफॉर्म करोगे, ओवर टाइम लगाओगे, तो आपको और भी पैसा आपका बनेगा। तो निखिल ने सोचा कि पहले मैं अपनी 8 घंटे की शिफ्ट करता हूँ और नौकरी वगैरह ढूंढता रहता हूँ, और कहीं नौकरी नहीं लगेगी तो फिर मैं यहाँ पर ही ओवर टाइम वगैरह लगाऊंगा, अच्छा परफॉर्मेंस भी दूंगा, जिससे कि मेरा प्रमोशन भी हो और मेरे पैसे भी बढ़ते रहें। तो निखिल ये सारा कुछ सोच के उस ट्रेनिंग के टेस्ट के बाद अपने घर पे आया और अपने मम्मी पापा को बताया कि ट्रेनिंग में मैं पास हो गया हूँ और मुझे कल से नाइट शिफ्ट में जाना है। तो उसके पापा ने पूछा कि किस कॉल सेंटर में जॉब लगी है तुम्हारी, कौन सा कॉल सेंटर है, किस जगह पे है। अब कुछ लोग कहेंगे कि 1 महीना हो गया, उससे पहले पता ही नहीं किया था। हाँ, तो नहीं पता कर पाए थे। उसका कारण ये था कि
निखिल के पापा हैं, वो भी ऑपरेटर हैं, मशीन चलाते हैं। तो अक्सर इनका मिलना जुलना कम ही हो पाता था, क्योंकि निखिल भी ट्रेनिंग पे जाता था, इधर उसके पापा जॉब करते थे, तो उनका मिलना आपस में ज्यादा हो नहीं पाता था, तो बातचीत नहीं हो पाती थी। लेकिन जब निखिल के पापा ने सुना कि उस कॉल सेंटर में जॉब लगी है, ऐसी ऐसी जगह का नाम है नोएडा में, तो निखिल के पापा ने निखिल से कहा कि बेटा वो एरिया थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो तुम संभल के जाना। तो निखिल ने कहा पापा कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि वहां पे मुझे लेने और छोड़ने के लिए कैब आने वाली है। तो निखिल के पापा ने कहा कि वो बेटा ठीक है, लेकिन वो एरिया थोड़ा सा ठीक नहीं है, मैंने कई चीजें उस एरिया के बारे में सुनी है, तो मैं तुम्हें बस इतना ही कह रहा हूं कि संभल के जाना और किसी भी अनजान चीज को छूना नहीं, या फिर किसी भी अनजान व्यक्ति से ज्यादा बातचीत मत करना। निखिल ने कहा ठीक है पापा, मैं ध्यान रखूंगा। अगले दिन से निखिल जब अपनी जॉब के लिए निकला रात में, तो उसने देखा कि चौराहे पे, उसके घर से थोड़ी दूर पे चौराहा था, वहां पे कैब खड़ी हुई है। वो जाके कैब में बैठा और कैब ने उसको उसके कॉल सेंटर तक छोड़ा। तो जैसे ही निखिल कैब से उतरा और आगे चलने लगा, तो रास्ते में सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने रोका कि भाई कौन हो, कैसे। तो निखिल ने अपना आइडेंटिटी प्रूफ दिखाया कि भाई मैं यहाँ पे न्यू ज्वाइनी हूँ, मेरी नई नई नौकरी लगी है। तो उस सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि भैया आपको नाइट शिफ्ट ही मिली करने को। तो निखिल ने कहा कि भैया मुझे यहाँ पे बोला गया है कि 1 महीना रात की शिफ्ट करनी है, उसके बाद भेजेंगे अलग अलग शिफ्टों में। तो सिक्योरिटी गार्ड ने भी कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, नौकरी करो, पैसा कमाओ, लेकिन थोड़ा ध्यान से, अनजान लोगों से कम बातचीत करना। तो निखिल को दिमाग में ये बात आई कि यार ये सब लोग मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, पापा ने भी बोला, इस सिक्योरिटी गार्ड ने भी बोला कि अनजान लोगों से कम बातचीत करना, इसका मतलब क्या है। तो निखिल को ये सारी चीजें समझ में नहीं आ रही थी और निखिल यही सब सोचता हुआ आगे चला जा रहा था। अचानक से निखिल का पैर कहीं टकराया। तो जब उसका पैर टकराया, उसने नीचे देखा तो वहां पे एक गुड्डा पड़ा हुआ था। अचंभे वाली बात कि भाई कॉल सेंटर में बच्चों का खेलने का खिलौना कहां से आया। तो निखिल ने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि गुड्डा काफी टूटा फूटा, एकदम गंदी हालत में था और काफी बेकार लग रहा था, डरावना सा लग रहा था। निखिल ने ध्यान नहीं दिया, आगे बढ़ गया। आगे जब वो बढ़ा, तो जैसे ही वो सीढ़ियों पे चल रहा था, अचानक से उसका पैर फिसला और वो गिरने ही वाला था कि पीछे से किसी ने उसको पकड़ लिया। उसने पीछे मुड़ के देखा तो कोई लड़का था, तो उनमें आपस में बातचीत हुई, भाई हेलो हाय हुआ, निखिल ने उसको थैंक यू बोला, आपस में एक दूसरे का इंट्रोडक्शन हुआ। निखिल ने बताया कि भाई मेरा नाम निखिल है और मैं नया यहाँ पे ज्वाइन किया हूँ, आज मेरा पहला दिन है। और उस लड़के ने बताया कि उसका नाम प्रवीण है और पिछले कई सालों से वो यहाँ पे नौकरी कर रहा है। तो निखिल ने कहा ठीक है। तो ये दोनों लोग जो है ऊपर अपना फ्लोर पे पहुंचे। फ्लोर पे जाके निखिल ने अपनी सीट पकड़ी और अपना काम शुरू कर दिया। ऐसे करके निखिल को लगभग 1-2 महीने नौकरी करते हुए बीत गए और वो डेली प्रवीण से मिलता था। और जो दूसरा लड़का ज्वाइन किया था मोहित नाम का, उससे कम ही मुलाकात हो पाती थी और ये अक्सर प्रवीण के साथ ही ज्यादा टाइम स्पेंड करता था। लेकिन ये हमेशा एक चीज को गौर करता था कि जो और लड़के थे जो नाइट ड्यूटी में आते थे, वो अक्सर इसकी तरफ देख के हंसते थे। अब हंसने का कारण क्या था इसको समझ में नहीं आता था कि भाई ये आखिर मेरी तरफ देख के क्यों हंस रहे हैं। और ये प्रवीण से कहता था कि यार हम लोग साथ में रहते हैं, बातचीत करते हैं, साथ में खाना खाते हैं, उठते बैठते हैं, तो ये बाकी के लड़के हमारी तरफ देख के हंसते क्यों हैं। तो प्रवीण अक्सर कहता था कि तुम उनको इग्नोर करो और तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, तुम उनको बस इग्नोर करो, अपना काम करो। कि इन दिनों में एक चीज और हो रही थी और वो ये थी कि निखिल की सेहत गिरती जा रही थी। निखिल खाना भी भरपूर खाता था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन निखिल की सेहत गिरती जा रही थी, वो दुबला पतला होता चला जा रहा था।
यानी कि नौकरी ज्वाइन करते टाइम उसका वजन लगभग 60 से 65 केजी का था, लेकिन 2 महीने बाद उसका वजन मात्र 45 किलो के आसपास रह गया था। तो उसके घर वाले अक्सर ये कहते थे कि बेटा तेरा वजन इतना गिर क्यों रहा है, खाना पीना भी बराबर है, एक काम कर किसी डॉक्टर से सलाह ले ले। डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि निखिल का शरीर इतना डाउन क्यों हो रहा है। तो कई चीजें ऐसी होती रहीं। उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि निखिल के घर में कुछ पूजा वगैरह थी और सत्यनारायण की कथा थी, सॉरी भूल गया था। तो निखिल के घर में सत्यनारायण की कथा थी और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई तो निखिल वहां पे उल जलूल सी हरकतें करने लगा, मतलब अपना सर घुमाने लगा, कभी हाथ पटकने लगा। तो लोगों ने उसको पकड़ लिया कि आखिर इसको क्या हो गया करके पूरा बवाल हो गया घर में कि आखिर निखिल को हो क्या गया है। और उसके बाद जो पंडित जी आए थे उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि इसके ऊपर कोई ना कोई साया लगा हुआ है, और सत्यनारायण की कथा जैसे ही शुरू हुई वैसे ही उस साये को वो बर्दाश्त नहीं हुआ और वो इसलिए अपना खेल दिखा रहा है। तो पंडित जी ने वहां पे कुछ झाड़ फूंक वगैरह की और निखिल को होश में लाए। उसके बाद ये लोग निखिल को लेकर पास में ही एक हनुमान मंदिर है वहां पर लेकर गए और वहां से जो वहां के पुजारी थे उनसे दोबारा झाड़ फूंक करवाई और गड़ा ताबीज बनवाया। उसके बाद निखिल कुछ दिनों तक अपने घर पर ही रहा, क्योंकि उसकी ऐसी कंडीशन नहीं थी कि वो जॉब पर दोबारा जा पाए। लेकिन जब वो ठीक हुआ और दोबारा जॉब पर गया तो उसे दोबारा प्रवीण नाम का कोई लड़का वहां पर नहीं मिला। उसने अपने जो साथ में काम करने वाले लड़के थे उनसे भी पूछा कि भाई प्रवीण कहाँ है, तो लोगों ने कहा कि प्रवीण नाम का यहाँ पर कोई काम करता ही नहीं था। अब आप सोचिए कि प्रवीण कौन था। यह थी निखिल की छोटी सी कहानी। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना प्यार देते रहिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।